हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम भरपूर सियासी अंदाज में जारी है। सियासी जमातों के कायदीन में सबसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ने वहां पड़ाव डाल लिया है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ साथ अभी कुछ अरसे पहले तक PDM की अपनी साबिका साथी अपोजिशन जमात नून लीग पर खास तौर पर जो है उनको निशाने पर रख लिया है। आज खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने नून लीग की आला क़यादत बशमूल मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही नहीं बल्कि JUI के रहनुमा मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद कर डाली। बड़ी खुलकर नून लीग पर एतराज करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि सियासी हलीफ साथ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा ही नहीं है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। बजट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा तादाद आएंगे। हमने तो सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल से लेकर आए, हम खुर्शीद शाह साहब को जेल के पाबंदी सलासिल से जेल से लेकर आए, पूरा ताकत का मुजाहिरा किया। इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। अब आज़ाद कश्मीर के पुरफजा मुकाम पर इस वक्त सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इस मौसम में बिलावल भुट्टो PDM के शोकाज नोटिस को भी नहीं भूले और मौलाना को भी ताना दे दिया कि जी मौलाना साहब उन मेंबरान असम्बली को भी शोकाज नोटिस दें जो बजट इजलास से गायब थे। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब जो इतना सख्त रवैया रखता है और तरीका रखता है, वो अपना वो 4 मेंबरान को पकड़ेंगे जो उस दिन गायब थे जब इस मुल्क के मुआशी फैसले हो रहे थे। साथ ही बिलावल भुट्टो ने वाजे किया कि वो निहारी और हलवा खाने वाले के लिए बनाने वाले इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब भी वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ जो है तरीके एतमाद लाएं तो PDM की बात कर रहे थे वो उनके साथ हैं। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में नून लीग के खिलाफ माज़रा हैं तो यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनके वालिद पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के ताहयात कायद मियाँ नवाज शरीफ को दबे अल्फाज में वापसी का पैगाम देते हुए कह डाला कि उनके और मियाँ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है, मगर मियाँ साहब का डोमिसाइल उनके डोमिसाइल से काफ़ी बेहतर है। अब PDM इत्तेहाद तो पहले ही तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुल्क की 2 बड़ी अपोजिशन जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग का आपस में एक दूसरे से खिंचाव काफ़ी उनकी खलीज बढ़ चुकी है। एक दूसरे पर ताने ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक में नाकामी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर अब डालकर जान छुड़ा रही हैं और तहरीक इंसाफ हुकूमत को कोई ख़तरा भी नहीं रह गया अपोजिशन से। इस तमाम मामले पर बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। अब 3-4 महीने पहले अगर पीछे चला जाए तो पीपल्स पार्टी और आप नून लीग दोनों के निशाने पर तहरीक इंसाफ थे, लेकिन अब एक दूसरे को आपने निशाना बना लिया है। सफ़े आराएं एक दूसरे के खिलाफ, आप तहरीक इंसाफ को आप भूल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि बल्कि जरदारी साहब का बयान यहाँ पे मैं कोट करूंगा कि जी मियाँ साहब और मेरे डोमिसाइल में फ़र्क है। बिलावल ये कह रहे हैं कि आप लोग हलवा खाने के लिए इत्तेहाद आपने बनाया है, मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, इसमें जब भी कोई मामला होता है तो उसमें होता तो ऐसे ही है कि दोनों जानब से कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाता हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि 90% एक जानब से होता है और 10% एक जानब से होता है। मेरा ये ख्याल है कि 25 जुलाई का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ PDM वर्सेस PTI नहीं है या हुकूमत नहीं है या मुत्तहिदा अपोजिशन वर्सेस हुकूमत नहीं है, बल्कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, तीनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रही हैं। तो वहाँ पे जो इंतखाबी जलसे होंगे, वहाँ पे उन इंतखाबी जलसों की ये रिक्वायरमेंट होगी कि एक उम्मीदवार जिसका तल्लक एक जमात से है तो वो दूसरी दोनों जमातें जिनके साथ उसका मुकाबला है और ख़ास तौर पे बाज़ हलकों में जो उसका करीब तरीन हरीफ है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर बात की जाए।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि 25 जुलाई तक हमें इस किस्म का बयानिया, इस किस्म के बयानात जो है वो नज़र आएंगे, शायद तीनों तरफ से जो है वो मिलें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उन्होंने जिस तरह से बजट के दौरान जो है वो आपस में मीटिंग की है, आपस में मामलात को तय किया, उसके मुताबिक जो है वो बात को आगे बढ़ाया, तो मेरा ख्याल है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के तौर पे पीपल्स पार्टी का तआवुन PMLN को हासिल रहेगा इन पार्लियामेंट, और PDM की जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है वो अपने उस बयानिए के ऊपर कायम रहेंगी जो 20 सितंबर जो है वो 2020 को। अच्छा राना साहब, आपकी बात किसी हद तक तो ठीक है कि आज़ाद कश्मीर का माहौल, क्योंकि बिलावल वहीं से बैठ के तकारीर कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब का ये कहना कि जी मेरे और मियाँ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है, इससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि ये मामला आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जुड़ा नहीं है। ये तो इससे जाहिर है कि मियाँ साहब से वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं और अपना गिला जरदारी साहब कहीं और भी पहुंचा रहे हैं कि जी आप मुझे तो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तुन के रखा हुआ है, हमें नकेल डाली हुई है, और मियाँ साहब को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है, बाहर भी जाने दिया उनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है, ये बात जो है, ये जरदारी साहब ने इससे पहले भी की है और आज भी की है, और ये मियाँ नवाज शरीफ से कम और किसी और तरफ जो है इसका इशारा ज़्यादा है, और ये बात दुरुस्त है। मामला ये है कि क्यों एक आदमी को जिसका तल्लक सिंध से है, आप उसको क्यों ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में? तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सूबों के दरमियान और इलाकाई तौर पे जो जज्बात हैं ये उनको भड़काने वाली बात है, और इस बात का मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि इस सलूक का बेनिफिट जो है वो पीपल्स पार्टी उठा रही है। और ये जरदारी साहब को जब वो ये बात करते हैं तो इसका सिर्फ वो ये मैसेज नहीं दे रहे होते कि मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, वो अपने वोटर को मैसेज दे रहे होते हैं, वो सिंध को मैसेज दे रहे होते हैं, और इसके बड़े उनके हक में नताए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो वफाक की कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ इसके जो है वो असरात होंगे, और सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे इक़दामात से मजबूत हुई है और उसको जो है वो इसका बेनिफिट पहुँचा है। तो ये इंतहाई गलत बात है, इसका नोटिस हमारी आला और अदालत उज़्मा को लेना चाहिए, और ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप कराची के केसेस को जो है वो यहाँ पे रावलपिंडी या इस्लामाबाद में ट्राई। ये राना साहब बड़ी अहम बात आपने कर दी है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि जरदारी साहब के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, लेकिन क्या आप ये भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा डिफरेंट तरीके से आउट ऑफ द वे जाके ट्रीट किया गया, फैसिलिटेट किया गया, उनको बाहर जाने दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है, और मेरा ख्याल है जरदारी साहब का भी जो है वो कहने का मकसद ये नहीं है, ये उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। वो सिंध इसे कार्ड कहें या सिंध का मुकदमा कहें, वो जब भी उन्हें इसकी गुंजाइश या जगह मिलती है वो इस बात को ज़रूर दोहराते हैं, और क्यों ना दोहराएं, ठीक, उनकी सियासत जो है वो इससे मजबूत होती है। तो उनकी भी मुराद ये नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ कोई बेहतर सलूक हो रहा है, लेकिन हाँ उनकी ये मुराद ज़रूर है कि सिंध के साथ, क्योंकि मैं सिंधी हूँ, क्योंकि मेरा डोमिसाइल पंजाब से नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ एक मियाँ नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, वो इस एक तरीके से पूरे सिंध को जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो है बुरा सलूक हो रहा है, और शायद इस बुरे सलूक का ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब है। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अमल है कि जिस अमल के ऊपर जो ज़िम्मेदार हल्के और जो आला अदलिया है उन्हें इस बात का नोटिस लेना चाहिए। अच्छा राना साहब, जाते हुए ये बताइएगा, अभी अब कुछ बात इस्लामाबाद में हफ्ते 2 हफ्ते से चल रही है कि जी मार्च 2023 जो है ये इंतखाबात का मौसम है, और हुकूमत खुद भी चाहती है कि मार्च 2023 तक या अप्रैल तक इंतखाबात करवा दे। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा है? आपके पास भी खबर तो होगी, अगर है तो नून लीग तैयार है, क्योंकि ये तो 8-9 महीने की बात है, आप चाह ही रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाए। देखिए, जो मार्च अप्रैल 2023 है ना जी, उस वक्त तो होने ही हैं। अच्छा, लेकिन ये मार्च अप्रैल 2022 की बात है,
22 की बात रहा है, क्योंकि ये जो इन्होंने बजट दिया है ये इलेक्शन बजट है। इसको किसी को दिखा दे, कोई इसको गो थ्रू कर दे, ये इलेक्शन बजट है। ये बयानिया जो बनाया जा रहा है कि जी मुआशी तरक्की अशारिये बेहतर, ये प्रोपेगेंडा जो है ये भी एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। ये गवर्नर बलूचिस्तान को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, बुगटी शाह जैन बुगटी को जो है वो अकामोडेट किया जा रहा है। इसी तरह की तब्दीलियां जो वो और सूबों में भी होने जा रही हैं, वफाक में भी जो है ये हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़हर करती हैं कि ये इलेक्शन की तैयारियां हैं। तो अगर इलेक्शन की ये तैयारियां हैं तो फिर अगले बजट से तो पहले ही फिर इलेक्शन होगा ना। अगर अगले बजट के बाद इलेक्शन होना होता तो फिर इस बजट में ये चीज़ें रखने की क्या ज़रूरत थी कि 1-1 अरब रुपया जो है ये दे रहे हैं हर हलके को, हर एमएलए को, और जिन हलकों से ये हारे हैं वहाँ पे हारे हुए लोगों को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी इस बात की गमाजी हैं कि ये इलेक्शन की तरफ जो है ये बढ़ रहे हैं। चले, राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, राना साहब की गुफ्तगू डिटेल में आपने सुनी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जरदारी साहब जो डोमिसाइल वाली बात कर रहे हैं कि मेरे और मियाँ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है, मियाँ साहब का बेहतर है, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है और वो भी तैयार है। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज 2 बड़े अहम, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया। ख्वाजा आसिफ साहब का और एहसन इकबाल साहब की जमानत का तफसीली फैसला आया, और इन फैसलों में जो कुछ तहरीर किया गया है उसे नैब के खिलाफ एक और चार्जशीट करार दिया जा रहा है। उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम लीग नून लीग के रहनुमा बिलतरतीब एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में ज़मानत और ख्वाजा आसिफ के आमदन से ज़ायद असासों के केस में ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जहाँ एक तरफ इन अदालती फैसलों में एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के हवाले से नैब के दावों की कली खुल गई है, वहीं दूसरी जानिब इन फैसलों ने नैब की कारकर्दगी पर एक मरतबा फिर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। कुछ ऐसा ही फैसला 2 माह पहले नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की जमानत का भी इसी अदालत से आया था। उसमें भी नैब पर सियासी इंतकाम के तासुर को तकवीयत मिली थी। आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत पर रिहाई के 18 सफ़ात का फैसला जारी किया और फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात जारी रहने का इंकशाफ हुआ, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवाए जाने का बयान दिया। फैसले में यह कहा गया कि ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम तफ्तीश तलब है और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आज तक रेफरेंस दायर ही नहीं किया गया। फैसले के मुताबिक एमयूको कंपनी का नुमाइंदा पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदे को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया और ख्वाजा आसिफ ने अपनी बैरून मुल्क की आमदनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर कर रखी है। अदालती फैसले में यह अहम जुमला भी लिखा गया कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज का दूसरा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहसन इकबाल के नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में जमानत का है, जिसमें अदालत ये कह रही है कि नारोवाल सिटी केस में एहसन इकबाल पर करप्ट प्रैक्टिसेस या माली फ़ायदा लेने का नैब कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। नैब ने अदालती फैसले में एहसन इकबाल की गिरफ्तारी को नैब का इख्तियारात से तजावुज़ करना करार दिया और साथ में यह भी लिखा कि नैब पिंडी एहसन इकबाल पर करप्शन का इल्ज़ाम के सबूत पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। फैसले के मुताबिक बादियुन नज़र में भी एहसन इकबाल का जुर्म से ताल्लुक नज़र नहीं आता। इस फैसले में भी नैब की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए लिखा गया है कि नैब ने मुंतखब नुमाइंदे को गिरफ्तार करके हल्के के अवाम को भी हक़े जो नुमाइंदगी है उससे महरूम किया, उन्हें मुश्किल में डाला। यहाँ आपको याद दिलाते चलें कि अभी 2 माह पहले ही लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की जमानत से मुतालिक फुल बेंच का तफसीली फैसला जारी किया था। इस फैसले में भी नैब की नीयत और कारकर्दगी पर सवालात उठे थे। 8 मई के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में यह कहा गया था कि नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज़ रकम वसूल करने का इल्ज़ाम नहीं है और उनसे ज़राए आमदन भी मालूम करने की तफ्तीश नहीं की गई। अदालती फैसले में यह भी तहरीर किया गया था कि शहबाज शरीफ ने कोई जायदाद खरीदी ना उनकी मलकियत थी और शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज़ आने का कोई सबूत नहीं दिया गया। इस फैसले में यह भी लिखा गया कि अवामी नुमाइंदे पर करप्शन के इल्ज़ामात से सियासी नुकसान पहुँचता है। उनके अलावा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हमजा शहबाज,
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और मशहूर ज़माना 56 कंपनियों के केसेस में मुबैना तौर पर मुलव्विस अहद चीमा पर नैब ने केसेस बनाए, वो भी मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सके और ये सब ज़मानत पर इस वक्त रिहा हैं। इस तमाम मामले में नैब के किरदार पर संगीन सवालात उठ रहे हैं और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि अदलिया की जानिब से, जो कि काफ़ी संगीन बात है, ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए भी, जिनके एहतसाब सबके लिए, एक बयानिया उनका है एहतसाब सबके लिए, उसको शदीद धचके लग रहे हैं। तमाम मामलात पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आज ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल का तफसीली फ़ैसला आया। एहसन इकबाल साहब के फैसले में नैब की कारकर्दगी और तहरीक इंसाफ का जो करप्शन के खिलाफ बयानिया है उस पर बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। अब इन फैसलों से सियासी इंतकाम का तासुर भी झलक रहा है। जी देखिए, मेरा ख्याल है तासुर इसलिए ये फैल रहा है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि लोग ये बात कर रहे हैं हर जगह पे कि लोगों को बेल्स क्यों मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल है पहले समझने की ज़रूरत है कि बेल मिलने का क्या मतलब है। और ये मेरा ख्याल है अगर आप अदालत की फैसला पढ़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट के भी इस पे फैसले पढ़ें, तो उससे वाज़े हो जाता है कि बेल स्टेज पे ये फैसला नहीं होता कि कौन गिल्टी है या इनोसेंट है, कौन किसके खिलाफ केस साबित हुआ है या नहीं हुआ। ये सारा कुछ मामला ट्रायल के बाद जाके पता चलता है, जब एविडेंस आ जाए, शहादतें आ जाएं और अदालत अपना जो फाइनल फैसला है वो करे। बेल स्टेज पे अदालत ने सिर्फ ये देखना होता है कि क्या एक शख्स को जिसका राइट है बेल, जिसका हक है कि उसको जमानत दी जाए, क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसको जमानत ना दी जाए। यानी कि अदालत एक प्राइमा फेशा उसको बेसिस पे एक सरसरी तौर पे केस को देखता है और कहता है कि चूंकि एक शख्स इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गया है, उसके भागने के कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम उसको जमानत पे रहा कर देते हैं। तो ये इस हद तक फैसला जो आ रहा है वो कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, क्योंकि यही कहा जाता है कि आप अगर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अभी ट्रायल ने चलना है और वो उसके एविडेंस विटनेसेस ने आना है, तो उस सिलसिले में अदालत बेल दे देती है, जमानत दे देती है। तो इसमें ये कहना कि पीटीआई का कोई अकाउंटेबिलिटी का जो मौक़िफ़ है वो फेल हो गया है या वो नाकाम है या नैब की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है, मेरा ख्याल है अगर आप अदालत के फैसलों को देखें और बेल के ज़मानत के कानून को देखें तो फिर शायद ये कमेंट ना हो। ज़रूर है, एक चीज़ मैं कहता चलूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला है, अदालत ने ये कहा है कि इंक्वायरी स्टेज पे अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, अभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुई। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि शायद नैब ने जल्दबाजी की अरेस्ट करने में और इसलिए ये बेल का फैसला जो है वो उस हद तक दुरुस्त है कि इंक्वायरी स्टेज पे तो किसी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी को अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेशन तक का तो इंतजार करना। अच्छा बैरिस्टर साहब, यहाँ पर बड़ा तफसीली आपने उसकी वजाहत की। आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूं, कोई जमानत का मतलब केस खत्म होना नहीं होता, लेकिन इस फैसले में बड़े जनवन सवालात उठाए गए हैं। मसलन एहसन इकबाल साहब के केस में कि जी नैब करप्शन या माली फ़ायदा लेने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका, एक हल्के के नुमाइंदे को गिरफ्तार करके लोगों को हक के नुमाइंदगी से महरूम किया गया और नैब ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर नैब करप्ट प्रैक्टिसेस और माली फ़ायदा लेने का रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका बावजूद इसके कि उनको कैद में रखा गया, तो ये तो तकरीबन खुली चार्जशीट है नैब के खिलाफ। जी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल कानून के तराजू में नाप के देखें तो जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है उसको कोई ना कोई सबूत देना पड़ता है कि ये कनेक्शन है करप्ट और करप्ट प्रैक्टिसेस से, और हमने इसलिए ये मुल्जिम को रखा हुआ है कि हमें मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और अगर प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी इस चीज़ में नाकाम हो जाए कि वो कनेक्शन दिखा सके, तो फिर वो इसका मतलब है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी के फॉल्ट है, ये उसकी गलती है, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई और अरेस्ट जल्दी कर लिया गया। तो ये मुझे नहीं पता डिटेल्स क्या हैं इनके केस की, लेकिन अदालती फैसला अगर देखूं और जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर अदालत ने ये ज़रूर कहा है कि वो कनेक्शन चूँकि नहीं बनता, इसलिए कोई सबूत चूँकि नहीं आया, इसलिए उनको बेल देनी चाहिए। तो इस हद तक आपकी बात बजा है।
कि ये इंक्वायरी स्टेज से बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज में ये मामला जाता है तो प्रोसिक्यूशन से पहले इससे पहले कि ट्रायल शुरू हो ये कोई ना कोई सबूत या कनेक्शन जरूर आना चाहिए, वरना ये प्रोसिक्यूशन ही नहीं हो सकेगी, और अगर प्रोसिक्यूशन हुई तो फिर ये गलत प्रोसिक्यूशन। अच्छा बैर साहब, आप जहांगीर तरीन वाला मामला भी देख रहे थे, क्या वो अब वाइंड अप हो चुका है? आपने खुद कहा था कि जरूरी नहीं कि आप एक तहरीरी रिपोर्ट दें और वो पब्लिक भी की जाए, क्योंकि पार्टी का आपके बकौल इंटरनल मामला था, लेकिन जो भी आपको फैसला हुआ, क्या आपने वजीर आजम साहब को ब्रीफ कर दिया है, बता दिया है, और अब वो मामला खत्म हो चुका है? जहां तक मेरा तरफ से है वो तो तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है, डिस्कशन हो गई है। रिपोर्ट तहरीरी कोई नहीं, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं वो रिपोर्ट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल उसकी जो है रिक्वायरमेंट यानी नहीं नजर आ रही मुझे। अगर कभी जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह जरूर तहरीरी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तक मैंने नहीं दी। लेकिन बैर साहब मुख्तसरन बताइएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को जहांगीर तरीन वाली जो उन्होंने कहा था आप इंक्वायरी करें कि किसने केसेस किए, क्या हुआ, किसकी गलती है, आपने उनको ब्रीफ कर दिया है? ये दोनों साइड्स का मौक़िफ़ बता दिया मैंने, बिल्कुल। चलें ठीक है। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद स्टूडेंट्स की बात करेंगे। कैंसल एग्ज़ाम्स का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से, स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, स्पेशली इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के उनके जो इम्तहानात हैं वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे लिए जा रहे हैं, वो उनकी तैयारी पूरी नहीं है, वो कैंसिल किए जाएं, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात की और 500 से ज़्यादा उनके वीडियो पैगामात आज हमें आए, जो हम पूरे तो नहीं चला सकते, कुछ उसमें से आज हम आपके सामने जो स्टूडेंट्स के रिजर्वेशन है वो भी रखेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क भर में स्टूडेंट्स कोरोना वायरस के पेश नज़र इंटरमीडिएट के खुसूसन जो इम्तहानात हैं बोर्ड के, वो मुलतवी करने के लिए मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने उनके तमाम तर एतराज़ात मुस्तरद करते हुए वाज़े कर दिया है कि गुज़श्ता साल के बरक्स इस साल हर हाल में इम्तहानात लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद पहले ही बार बार कह चुके हैं कि तमाम तालीमी इदारों में इम्तहानात ना तो मुअख्खर होंगे और ना ही मनसूख होंगे। के इम्तिहानात तो होंगे, और इम्तिहानात के आज कराची में, सिंध में इम्तिहान शुरू हो गए हैं, और जुमे से गालिबन पंजाब में भी और फेडरल एरिया में भी इम्तिहानात होंगे। तो मैं तो बच्चों को, जो सबको यही समझाऊंगा कि ये ट्रेंड बनाना और इस पे ट्विटर पे वक्त ज़ाया करने के बजाय, अगर वक्त अभी भी है कि पढ़ाई जो है उस पर तवज्जो दें और इम्तिहान दें, और अब तो बिल्कुल मामला सर पे आ गया है। लेकिन इस अहम मामले पर नाज़रीन स्टूडेंट्स अपने मसाइल और मजबूरियां मुसलसल बता रहे हैं, और सोशल मीडिया पर कैंसल्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसका ट्रेंड चल रहा है। इसी हवाले से सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे भी सैकड़ों के करीब स्टूडेंट्स ने रब्ता किया और इस अहम मामले को उठाने की गुजारिश भी की। हमें आज तकरीबन 500 से ज़्यादा वीडियो पैगामात मौसूल हुए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसमें से कुछ आपके साथ हम शेयर करें। I want the cancellation of exams because all ministers are lying about the smart syllabus. इन्होंने कोई हमारा सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, कोई हमें रिलीफ नहीं दिया, कुछ भी इन्होंने हमारे साथ रिलीफ वाला मामला नहीं किया, बल्कि ये मीडिया के सामने आके झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा 40% सिलेबस। 10th में मेरे A+ ग्रेड नंबर है, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। पूरे साल में हमारी 202 क्लास लगी, उन 202 में वो नाम का स्मार्ट सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। वज़ीर तालीम ने खुद माना था कि सिलेबस कवर नहीं हुआ। जब सिलेबस कवर नहीं हुआ, आप इम्तिहान के लिए खुदा के लिए आपने इम्तिहान कैंसिल करिए, 6 से 7 हफ्तों का टाइम देता कि हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें। कि जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम पेपर किस चीज़ का देंगे, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ। और ऊपर से आप लोगों ने बच्चों को कैद कर लिए जो अपने हक के लिए बोल रहे थे, क्यों हम अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकते? आप रिपोर्ट आई हुई थी पॉजिटिव हूँ कोरोना, और मैं वहाँ पता नहीं कितने लोगों के साथ बैठा हूँगा, और वहाँ कोई SOP नहीं थी, मैं बैठा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे कोई बहुत लोग थे, वहाँ पे कोई कुछ चेकिंग नहीं थी, मैं वहाँ पे बैठा हूँगा, तो समझो पता नहीं कितने लोगों को कोरोना लगा होगा, मुझसे लगा होगा। रीजंस वाई आई डोंट वांट इस वक्त एग्ज़ाम्स लिए जाएं, उसकी सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। ऑल्टरनेट डेज पे इन्होंने सिर्फ 1 महीना पूरा मुश्किल से खोले होंगे कॉलेजेस, स्कूल्स, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट।
इस तरह पढ़ाइयाँ नहीं होती, ना ही हमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ समझाया गया है, ना ही हमें कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं। इस तरह किस एनालिसिस पे ये पेपर लेंगे? सेल्फ स्टडी पे एनालिसिस नहीं किया जाता। अब नाज़रीन, इस अहम मामले पर आज नून लीग की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट किया कि जी नून लीग ने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को दरपेश मसले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया है कि मुख्तसर नोटिस पर इंटरमीडिएट के इम्तहानात के ऐलान पर स्टूडेंट्स जो हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस नोटिस में मजीद ये कहा गया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की मुशावरत के बगैर इम्तहानात के इनेकाद से स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल खतरे से दो चार है और पूरा तालीमी निसाब पढ़ाए बगैर इम्तहानात का इनेकाद किया जा रहा है और ये इंतहाई अहम और अवामी बेचैनी का मसला है। इससे पहले 1 जुलाई को नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने एतराज़ उठाया था कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मुख्तसर नोटिस और निसाब मुकम्मल करवाए बगैर इम्तहानात लेने के खिलाफ सरापा एहतजाज वो हैं और हुकूमत उन पर तशद्दुद कर रही है। इम्तहानात 30 से 45 दिन के लिए मुलतवी उनको किया जाए, चूँकि इंटर के इम्तहानात का तालीमी सफ़र में अहम तरीन जो है वो एक मकाम हासिल होता है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्क के कुछ हिस्सों में बोर्ड के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं, कुछ इलाकों में शुरू होने वाले हैं। सिंध में बोर्ड के इम्तहानात के 2 पेपर्स जो हैं, अफसोसनाक बात यह है मैट्रिक इम्तहानात के 2 पर्चे आउट हुए। पहले फिजिक्स का पर्चा सामने आ गया, 2 दिन पहले शुरू होने के चंद मिनट बाद आउट हो गया था। अब केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी मैट्रिक इम्तहानात 10 जुलाई से हर हाल में कराने का ऐलान कर दिया है। जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर हैं शहराम तरक्की, उन्होंने साफ साफ आज कहा कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तहानात मुलतवी करने के लिए सरापा एहतजाज हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तहानात हर हाल 10 जुलाई से शुरू होंगे। यहाँ अहम बात यह है कि सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा, दोनों जगह ही चंद मखसूस मज़ामीन का इम्तहान लिया जा रहा है। पंजाब भर में इम्तहानात का मरहलावार जो सिलसिला है वो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। तमाम मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं साहब और सिंध से मुशीर बोर्ड और जामियात वज़ीर आला साहब के मुशीर निसार खोड़ो साहब ने भी प्रॉमिस किया था, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना था, उन्होंने फ़ोन अटेंड भी किया लेकिन ड्रॉप कर दिया। हम कोशिश करेंगे उन्हें भी साथ लें। राजा साहब, आपने स्टूडेंट्स की ये गुफ्तगू सुनी। आज हमारे पास, और मैं ये आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, 500 से ज़्यादा, इतना रिस्पांस कभी भी किसी मामले पे हमें नहीं आया। 500 वीडियो पैगामात इन स्टूडेंट्स ने भेजे और वो इल्तिजा कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए एग्ज़ाम को, और उनके बड़े जेन्युइन रीजंस भी कुछ के हैं, वो भी आपने सारे सुन लिए। क्या वजह है कि गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, हर सूबे की गवर्नमेंट हो, एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि इस दफ़ा हर हाल में इम्तहानात होंगे, मुलतवी नहीं किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई शॉर्ट नोटिस पे इम्तहानात नहीं अनाउंस किए गए। ये हमने कम से कम 5-6 माह पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था तमाम मिनिस्टर्स ने, चाहे वो सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हों या पंजाब और KPK में हमारे हों या आज़ाद कश्मीर में नून लीग के मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे, कि इस साल बगैर इम्तहानात के कतन किसी किस्म की प्रमोशंस नहीं की जाएंगी। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा शॉर्ट नोटिस है, तो उनको 4 माह से पता था। वो सिर्फ इस बात पे बैठ कर रहे थे कि शायद एहतजाज करने से, जिस तरह होता है ना, कोई बंदा तैयारी नहीं करता, पढ़ना नहीं चाहता और वो किसी तरीके से अवॉइड करना चाहता है सिचुएशन को कि मैं बच जाऊं। राज साहब, कतई कलामी की बात, ये तो 4 महीने पहले बता दिया गया था कि प्रमोशन उस तरह से नहीं दी जाएगी, लेकिन इन इम्तिहानात की तारीख कब अनाउंस की गई थी? देखें, तारीख अनाउंस करने से पहले जब हम इन्हीं के कहने पे और हालात को देखते हुए पोस्टपोन करते रहे, तो हमेशा साथ ये कहते रहे कि तैयारी जारी रखें, क्योंकि किसी भी वक्त इम्तिहान आ सकता है। जिस तरह होता है ना कि हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जो अनफोर्सीन हो, तो ये तो ऑलरेडी नोन थी कि आज नहीं तो कल हो जाने हैं। तो जो लोग उसके बावजूद जो है वो तैयारी नहीं कर रहे थे, आज वो फिर शोर मचा रहे हैं। मेजॉरिटी, मोर देन 99% लोग, मैं समझता हूँ, बिल्कुल इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। हमें वो भी मैसेज भेजते हैं। होता सिर्फ ये है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो कोई चीज नहीं करना चाह रहे होते, उनकी आवाज जरा क्लियर एंड लाउड नजर भी आती है। कंट्रोवर्सी जो है वो मीडिया को भी पसंद होती है, तो दैट्स व्हाई वो आ रहे हैं। अदरवाइज आपके मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, राज साहब, एक तो ये कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक रिस्पांस, जो देखिए ना, एक दिन में विद इन 2 आवर्स 500 प्लस वीडियो मैसेजेस और तकरीबन 2,500-3 हज़ार कमेंट्स जो सिर्फ हमें ट्विटर पर मौसूल हुए, और उनके रीजंस जो हैं वो ये कह रहे हैं किसी की फैमिली में डेथ हुई है कोविड की वजह से, कोई ये कह रहा है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, पर्चे पूरे सिलेबस के लिए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट स्किप किए गए
उनको सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, उसका वो इम्तिहान ही नहीं ले रहे। फिर ये है कि साथ साथ में एग्जाम्स भी हो रहे हैं और उन बेचारों के जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो भी ले रहे हैं। मतलब 13 को अगर पेपर है इंटरमीडिएट का, साथ में वो 14 को जो है वहाँ पे एंट्री टेस्ट दे रहे हैं। तो वो ज़हनी सुकून की भी बात कर रहे हैं कि वो ऐसे कैसे करें। थोड़ा सा अगर हफ्ता 2-3 हफ्ते भी डिले कर दें तो मेरा ख्याल है टाइम उन्हें मिल। जी सर। देखिए मैं कर दे, जो अभी तैयार नहीं है वो 3 हफ्ते बाद भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन उस पर बाद में बात करते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड बनाना या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, जो लोग नहीं पढ़ रहे होते वो सोशल मीडिया पे ही होते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मैं भी अगर सारा दिन काम मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ तो बहुत ट्वीट्स नहीं मैं कर सकता। तो आपको जो लोग अक्सर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, अनलेस कि उन्होंने सोशल मीडिया टीम हायर की हो, तो वो लोग हैं जो काम नहीं कर रहे होते। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका अगर पढ़ाई नहीं हुई पूरा साल, तो सिर्फ किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये मुकम्मल तमाम बच्चों के साथ एक जैसा प्रॉब्लम था। अगर इम्तिहान जो आप लेते हैं उसका मकसद ये होता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, जो कि मेड स्कूल में या इंजीनियरिंग स्कूल में जा सकेगा, और कौन सा बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंसेस एक जैसे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर तमाम मुल्क के बच्चों के स्कूल्स बंद रहे हैं, सबको कम पढ़ना पड़ा है, अगर स्टैगर्ड क्लासेस हुई हैं तो सबकी हुई हैं, तो लर्निंग लॉसेस भी सबके ही हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम उनका आपस में मुवाजना कर रहे हैं। उनका मुवाजना कोई गुज़िश्ता साल के बच्चों से नहीं हो रहा, या उनका मुवाजना कोई अगले नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों से नहीं होगा। उनका मुवाजना आपस में होना है। इन हालात के बावजूद जो बच्चे बेहतर हैं, ऑब्वियसली वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और वही डिजर्व करते हैं कि वो मेरिट बेस पे अच्छे स्कूल्स में जाएं, और जो नहीं परफॉर्म करेंगे वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे। और अगर हालात नॉर्मल भी होते हो तो तब भी मुवाजना उनका आपस में ही होना था। जरा लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि इम्तिहानात किसी को फेल करने के लिए नहीं। अच्छा राज साहब, यहाँ पे देखें सवाल ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे मेहनत करेंगे, वो तो शुरू से ऐसा है, हम भी बचपन से जिसने मेहनत की हमने और दोस्तों ने, कोई आगे चला गया कोई पीछे रह गया, ये लॉजिक तो अपनी जगह। लेकिन देखिए अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ये जो पेंडेमिक है उसमें एक ज़हनी सुकून भी होता है, वो स्टूडेंट्स का नहीं है। दूसरा ये मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको तारीख अनाउंस करते हुए 1-2 महीने का नोटिस तो दे दिया जाता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जाम अनाउंस कब हुए कि इस तारीख को आपका एग्जाम होना है। जब देखें, एक तो ये कोरोना के बहाने जो स्टूडेंट्स कई बना रहे हैं, ये एक दिन एहतजाज कर रहे थे, ओ लेवल के स्टूडेंट भी वहां पे मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में वो गवर्नर हाउस के बाहर थे इकट्ठे। जब मैंने उनको एंगेज किया तो वो कहते हैं हमें कोविड का बड़ा खतरा है, इसलिए हम इम्तिहान नहीं देना चाहते। मैंने कहा ये एहतजाज करते हुए आपको खतरा नहीं था, आपको सिर्फ इम्तिहान के जो सेंटर है वहां जाके खतरा महसूस होता है। आपको सुपरमार्केट जाते हुए, रेस्टोरेंट जाते हुए कोई किसी किस्म का किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन जहां पे आपको एडवांटेजेस नजर आए वहां पे आप कहेंगे कि नहीं हम देना चाहते। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये उस वक्त बता दिया गया था कि जनाब ये इम्तिहान मैक्सिमम हम जुलाई तक पोस्टपोन कर सकते हैं, और इनकी ख्वाहिश पे ही जुलाई तक पोस्टपोन किए थे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मजीद पोस्टपोन कर दिए जाएं तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशंस का साइकिल है हायर एजुकेशन का, वो ऑलरेडी मुतासर हो चुका है। ऑलरेडी हमें ये अक्टूबर तक लेके जाना पड़ा है, तो अक्टूबर से अगला साल शुरू होना है, वो मजीद नवंबर में या दिसंबर में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कब तक ये सकम करेंगे इन चीजों को, आपको किसी जगह स्टैंड लेना पड़ेगा। और तमाम मिनिस्टर्स, इसमें आई डोंट नो कि नून लीग क्यों उस पर पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी वहां पे, और उस वक्त जो उनके मिनिस्टर थे गिलानी साहब, और उनकी भी यही राय थी और तमाम मिनिस्टर्स की ये राय थी। और ऑब्वियसली हम कोई आइसोलेशन में तो नहीं, हम कोई मिनिस्टर्स कोई अलग मखलूक तो नहीं है, हमारे अपने बच्चे भी हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो शायद मेरे और तकरीबन सब एग्जाम जो दे रहे हैं, कोई ओ लेवल कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट कर रहा है, इसी एज ग्रुप का ऐसा है। ठीक है। और ये कोई अच्छा राज साहब, एक तो ये कि देखें ये SOPs वगैरह जो हैं ये तो इंश्योर करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप चूंकि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी इम्तिहानी मराकज़ हैं वहाँ पर अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता, फ़र्ज़ करें एक पेपर हो जाता है और स्टूडेंट्स कंसर्न है कि जी ये तो, अब देखें ना मैं कैसे पर्चा दूंगा अगर मुझे ये वो हो कि यार कहीं मुझे कोविड वहाँ पे जाके ना हो जाए, तो ये तो आप इंश्योर एटलीस्ट करवा सकते हैं ना ऑब्वियसली। लेकिन मैं अब थोड़ी सी अर्ज कर दूं, मैं जब ये कोविड शुरू हुआ तो तब आई वाज इन कैलिफोर्निया, मैं बड़े टॉप वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलता रहा। पहली बात तो ये, और अब तो सबको ही पता है, ये कॉमन नॉलेज है कि यंग एज के लोगों को कोई कोविड कोई खास मुतासर नहीं करता, और एक आम नज़ले जुकाम की तरह ही है। पहली बात तो ये, और जो स्कूल्स को बंद भी रखा गया उसकी बुनियादी वजह जो मैंने, सर वो नज़ला जुकाम तो आप उसने कि वो लगता तो जरूर है, चाहे वो उनका वो भी हुआ, और फिर वैसे ही इंटरमीडिएट के वो 18-19 तक तो उनकी एज पहुंच ही जाती है। ऑब्वियसली वो मुझे भी हो चुका है 2 दफा, लेकिन मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि यंग एज में इट्स जस्ट लाइक अनदर वायरस,
और अभी ऑलरेडी वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। और जो बेसिकली और मैं कतई ये नहीं कह रहा कि SOPs पे अमल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्कूल्स बंद रखने की बुनियादी वजह जो हमें वायरोलॉजिस्ट ने बताई थी यहाँ पे भी और इंटरनेशनली भी, वो ये नहीं थी कि बच्चों को खतरा बहुत ज्यादा है, वो ये थी कि बच्चे जो है वो वायरस कैरियर्स बन जाते हैं, स्पेशली जब 8% से ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी रेट आ रहा हो तो ये डेंजरस हो सकता है इसको मजीद बढ़ाने में। दैट्स व्हाई एक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया कि जब 8% से ज्यादा होगी पॉजिटिविटी तो तब क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, और जब अब तो 3% के करीब है तो ऐसा सच कोई फैलने का इस वक्त ज्यादा खतरा नहीं है। ठीक है, ठीक है, चले राजा यासिर हमायून साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार साहब हमें नहीं रहे, उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार 98 बरस की उम्र में आज मुंबई के एक हॉस्पिटल में इंतकाल फरमा गए, जिनकी रियासती एजाज़ के साथ मुंबई में तदफीन कर दी गई है। दिलीप कुमार को इंडियन सिनेमा में ट्रेजिडी किंग और पीरियड अदाकारी जो एक्टिंग है उसके मुअज्जिद के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने 60 से ज़्यादा मशहूर और तारीखी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोर दिखाए, जिनमें नया दौर, मुगल आज़म, देवदास, राम और श्याम, अंदाज, मधुमती और गंगा जमुना शामिल है। दिलीप कुमार को एक अदाकार के साथ साथ एक नफीस इंसान के तौर पर भी जाना जाता है। वो 11 दिसंबर 1922 को पेशावर के किस्सा खानी में पैदा हुए। तकसीम के बाद इंडिया चले जाने और बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों को छूने के बावजूद दिलीप कुमार ने पाकिस्तान से अपना ताल्लुक किसी न किसी शक्ल में कायम रखा और पाकिस्तान ने भी हमेशा उनकी कदरदानी का भरम रखा, जिसकी बड़ी मिसाल उनको दिया जाने वाला पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज निशान इम्तियाज था। तभी आज उनके इंतकाल पर दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी उनके करोड़ों चाहने वाले और मदह जो है वो गमगीन है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी उनसे करीबी ताल्लुक था, जिसका इज़हार उन्होंने अपनी एक ताज़ियती ट्वीट में इन अल्फाज में किया कि शौकत खानम की तामीर का आगाज़ किया तो एहतियात जमा करने के लिए उन्होंने नहायत सखावत से उनका साथ दिया, टाइम दिया, जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज लाइव विद आदिल शाहज़ेब के इख्तिताम पर उनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी और लाजवाल अदाकारी के मनाजिर आपको छोड़ के जाते हैं।